नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज पराक्रम दिवस के तौर पर मनाई जा रही है। नेताजी की जयंती सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने नेताजी को पेश किया खराज अकीदत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए यौम जमहूरिया तकरीब की आज से हुई शुरुआत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंडिया गेट पर करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम मजस्मे की नकाब कुशाई। वजीर आजम साल 2019, 2020, 21 और 22 के लिए सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड करेंगे तकसीम। बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर तमिलनाडु और केरल में आज मुकम्मल लॉकडाउन जारी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मरकज की जेर इंतजाम इलाके में कोविड-19 वबा की मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल और कॉलेज अब 30 जनवरी तक रहेंगे बंद। यूक्रेन में रूस हामी क़यादत कायम करने के क्रेमलिन के मंसूबे का पर्दा हुआ फाश। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने इसे नाकाबिल बर्दाश्त बताते हुए कहा कि मॉस्को को किसी भी फौजी दरअंदाजी करने पर भुगतने होंगे संगीन नताइज। अमरीका ने मुबैना साजिश को बताया संगीन, वहीं रूस ने इल्ज़ामात को सिरे से किया खारिज। केप टाउन में आज भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा तीसरा यकरोज़ा मैच। पहले दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी मेजबान टीम जनूबी अफ्रीका की सीरीज क्लीन स्वीप करने की होगी कोशिश। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज होंगे फाइनल मुकाबले। खवातीन सिंगल में 2 भारतीय खिलाड़ी होंगे आमने सामने। फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला मालविका बंसोड से। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आज अजीम मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यौम पैदाइश है। इस दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में इंडिया गेट पर उनके लाइट स्टैच्यू होलोग्राम की नकाब कुशाई करेंगे। नेताजी के 125वें यौम पैदाइश पर साल भर जारी तकारीब की झलक भी पेश की जाएगी। काबिल जिक्र है कि हुकूमत ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अजीम शान मुजस्मा नस्ब करने का फैसला किया है। ग्रेनाइट से तैयार शुदा मुजस्मा तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद में नेताजी के गरा कदर ताउन के तई इस ममनून कौम का खराज अकीदत है। जब तक मुजस्मा तैयार नहीं हो जाता, लाइट होलोग्राम मुजस्मे को इसी मकाम पर नुमाइश के लिए रखा जाएगा। होलोग्राम लाइट मुजस्मे को 30,000 ल्यूमिन 4K प्रोजेक्टर से चलाया जाएगा, जो 28 फीट बुलंद और 6 फुट चौड़ा है। इस तकरीब के दौरान वजीर आजम 2019, 2020, 2021 और 22 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी पेश करेंगे। कल होने वाली तकरीब के दौरान 7 अवार्ड पेश किए जाएंगे। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अजीम मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं सालगिरह पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट पैगाम में सदर ने कहा, पूरी कौम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश कर रही है। सदर जमहूरिया ने कहा कि नेताजी ने आज़ाद भारत की अहद बस्तगी को पूरा करने के लिए जो जुरातमंदाना इक़दामात किए हैं, वो उन्हें पूरी कौम के लिए एक रोल मॉडल बनाते हैं। उनके अफ़कार व नज़रियात और इसार व कुर्बानियाँ हर भारतीय के लिए हमेशा बाइस तहरीक रहेंगी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने भी नेताजी को उनके यौम पैदाइश पर याद किया। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, भारत में वतन परस्ती ने एक ऐसी ताकत को जन्म दिया जो सदियों से लोगों में सोई हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें यौम पैदाइश पर मैं कौमी हीरो की याद को बसदर एहतराम सलाम करता हूँ। कौम नेताजी के यौम पैदाइश को पराक्रम दिवस की शक्ल में याद करती है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट पैगाम के जरिए तमाम हम वतनों को पराक्रम दिवस के मौके पर नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, तमाम हम वतनों को पराक्रम दिवस के मौके की बहुत बहुत मुबारकबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके 125वें यौम पैदाइश पर मेरा बसद एहतराम खिराज अकीदत। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुल्क में स्टार्टअप्स की बढ़ती तादाद आने वाले डिजिटल इनकलाब की अलामत है। पिछले साल मुल्क में 2250 से ज़्यादा टेक स्टार्टअप्स शुरू किए गए थे, जो
20 के मुकाबले में 600 ज़्यादा है। इस दौरान इन स्टार्टअप्स ने 24.1 अरब मिलियन डॉलर इकट्ठे किए। नॉइसकॉम की जानिब से जुमे को जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने पिछली दहाई में 40,07,000 नौकरियां दी हैं। इनमें 6,06,000 बराह रास्त और 34,01,000 से ज़्यादा बिलवास्ता मुलाजमतें शामिल हैं। इसी सिलसिले में नैसकॉम के सदर के एक ट्वीट के जवाब देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, भारत के हुनरमंद लोग मुसलसल कुछ नया कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। भारत के स्टार्टअप सेक्टर पर फख्र है और उन्हें इससे बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुबारकबाद। और यौम जमहूरिया परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में जारी है। परेड सुबह 10:20 पर विजय चौक से शुरू हुई जो नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। दिल्ली पुलिस ने परेड के बाकायदा इनेकाद के लिए करीबी रास्तों पर कुछ पाबंदियां आयद की हैं और ट्रैफिक के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। आज रिहर्सल ख़त्म होने तक राजपथ और विजय चौक से इंडिया गेट तक ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त नहीं होगी। कल रात 11 बजे से आज परेड ख़त्म होने तक रफ़ी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड और राजपथ पर गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंडिया गेट सर्कल आज सुबह 9:15 से ट्रैफिक के लिए बंद है। लोगों को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परेड के रास्ते पर ना जाने का मशवरा दिया गया है। रिहर्सल परेड के दौरान तमाम स्टेशनों पर मुसाफिरों के लिए मेट्रो सर्विसेज जारी हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों पर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक दाखिल होने और बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। भारतीय डाक गुज़िश्ता 167 बरसों से मुल्क की खिदमत में मसरूफ़ है। शोबा डाक पूरे जज्बा लगन और बेमिसाल जोश खरोश से अपनी खिदमात में सरगर्म मुल्क के हर गोशे तक लोगों को डाक और माली और सरकारी खिदमात मुहैया कराता है। काबिल ज़िक्र है कि मुल्क अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह के तनाजुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस सिमत में भारतीय महकमा डाक यौम जमहूरिया की अपनी इस झांकी के ज़रिए अपने डाक घरों में और उनके ज़रिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के तहीं अपनी अहद बस्तगी को दोहराता है। इस मरतबा भारतीय डाक की यौम जमहूरिया की झांकी का उन्वान भारतीय डाक संकल्प @75 महिला सशक्तिकरण है। ये झांकी भारतीय डाक की वसी तर रसाई और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता खिदमात की अक्कासी भी करती है। इंडिया पोस्ट उस लिंक की तरह है जो पूरे मुल्क को एक धागे में पिरो देता है। इस झांकी में महज ख़वातीन अहलकारों के ज़रिए चलाए जाने वाले डाक खानों के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह महकमा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। नीज़ रैम्प के ज़रिए ये दिखाया गया है कि दिव्यांग के लिए डाक खाने किस तरह हमारी समाजी वाबस्तगी का इयादा करते हैं। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 3,33,533 नए मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 3,37,704 मामले दर्ज हुए थे। पिछले 24 घंटों में 2,59,168 लोग सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन के मजमूई तौर पर 21,87,205 एक्टिव मामले हैं। और इस बीच कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 161 करोड़ 81 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं वैक्सीनेशन मुहिम के 372वें दिन शाम 7 बजे तक 61 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायज़ा और निगरानी की जा रही है। रुख करते जम्मू का। कोरोना वबा के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए महकमा सेहत की टीम गांव-गांव जाकर वैक्सीनेशन मुहिम चला रही है। नदी नाले, पहाड़ियां और मुश्किल रास्ते तय करके महकमे की टीम घर घर पहुंचकर लोगों को टीके लगा रही है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में महकमा सेहत की टीम फौज की मदद से बारामूला में LOC के करीब देहातों में बर्फबारी के दरमियान भी वैक्सीनेशन का काम कर रही है। और तमिलनाडु में कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र रियासत में आज मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है। बढ़ते हुए मामलात के दौरान रियासती हुकूमत ने ये सख्ती इख्तियार करने का फैसला किया है। सनीचर की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन है। इस दौरान तमाम दफातर और मॉल्स बंद रहेंगे। ताहम ज़रूरी खिदमात को इन पाबंदियों से आज़ाद रखा गया है। इससे कबल 9 जनवरी और 16 जनवरी को भी मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया था, लेकिन रियासत में हालात काबू में ना आने की वजह से लोगों को सख्त पाबंदियों में रहना पड़ेगा। केरल में कोविड इन्फेक्शन में तेजी के पेश नज़र आज और अगले इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। आधी रात से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ ज़रूरी खिदमात की इजाज़त है।
रियासती हुकूमत ने कहा है कि वो कोरोना की वबा को रोकने के लिए साइंसी हिकमत अमली पर काम कर रही है और मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करना आखिरी ऑप्शन है। और इस बीच कल कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना के 11,486 नए मामले सामने आए। वहीं 45 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में 70,226 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जबकि 14,802 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन की शरह 16.36% है। इस वक्त दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 58,593 हैं। इनमें से 44,415 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इसी दौरान दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने कोरोना की सूरत हाल के हवाले से जायजा मीटिंग की है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से रियासत में बंद स्कूलों की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना के मामलों को देखते हुए रियासती हुकूमत ने स्कूल और कॉलेज समेत तमाम तालीमी इदारे 30 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश कुमार अवस्थी ने हफ्ते को यूपी में स्कूल और कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया था। इससे कबल इन तमाम तालीमी इदारों को 23 जनवरी 2022 तक बंद रखने का फैसला किया गया था। ताहम सूरत हाल में कोई बड़ी बेहतरी ना देखकर बंदिश की तारीख बढ़ा दी गई है। आगे बढ़ेंगे अगर खबर की तरफ। कांग्रेस ने कल मणिपुर असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस की पहली फहरिस्त में साबिक वजीर आला ओक्राम सिंह और रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर एन लोकन सिंह के नाम शामिल हैं। पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की फहरिस्त के मुताबिक ओक्राम सिंह को उनकी मौजूदा सीट थोबल से इंतखाबी मैदान में उतारा गया है, जबकि लोकन सिंह को नामोल से टिकट दिया गया है। फिलहाल इसी हलके से वो MLA हैं। रियासती कांग्रेस कमेटी के उबूरी सदर के मेघचंद्र सिंह को वांग खेम असेंबली हलके से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी ने रतन कुमार सिंह को इम्फाल के मियांग से अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने हैंकिंग सीट से पंचगम सरजिंदर सिंह के नाम का ऐलान किया है। वहीं मोहम्मद खेतरी गांव से अमीन शाह को टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ केती राव से थोंग राम और कंथाबल से ओक्राम जोय सिंह को किस्मत आजमाने का मौका मिला है। कांग्रेस के सलाम जोय सिंह को वांगोई हलके से मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब सैयद अनवर हुसैन को लीलांग सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। 60 रुकनी मणिपुरी असेंबली के लिए 2 मरहलों में वोटिंग 27 फरवरी और 3 मार्च को होगी। नताइज का ऐलान 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद किया जाएगा। इस बीच उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त भी जारी कर दी है। फहरिस्त में 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें पार्टी के तमाम 9 मौजूदा अराकीन असेंबली को जगह दी गई है। खटीमा सीट पर वजीर आला पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ पार्टी ने भवन चंद्र कैप्री को इंतखाबी मैदान में उतारा है। पहली फहरिस्त में 3 खवातीन को उम्मीदवार बनाया गया है। काबिल जिक्र है कि पार्टी की पहली फहरिस्त में साबिक वजीर आला और पार्टी के सीनियर लीडर हरीश रावत का नाम नहीं है। फहरिस्त के मुताबिक उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के लिए रियासती कांग्रेस के सदर गणेश गोदियाल श्रीनगर असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ेंगे। वहीं गुज़िश्ता साल बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य बाजपुर और नैनीताल सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा चक्राता से प्रीतम सिंह, पिरान कलियार से फुरकान अहमद, केदारनाथ से मनोज रावत, धरचोला से हरीश धामी, भगवानपुर से ममता राकेश, मंगलौर से काजी निजामुद्दीन, रानीखेत से किरण मेहरा, जगवेश्वर से गोविंद सिंह कंचवाल और जसपुर से आदेश चौहान के नाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इदारा जाती तरक्की के जरिए मुल्क को इक़्तिसादी तरक्की की राह पर ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म के इस विजन को अमली जामा पहनाने के लिए दारुल हुकूमत नई दिल्ली में गोइंग टुगेदर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर के उन्वान पर एक बैनुल अक़वामी वेबिनार का इनेकाद किया गया। पेश OP यादव की यह खास रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क को उभरती हुई माशी ताकत बनाने के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के जरिए मुल्क के बुनियादी ढांचे को मजबूती फ्राहम करने पर तवज्जो दे रहे हैं। Ours is a government fully committed to the principle of reform, perform, transform. There is no sector left out from our reforms. Agriculture, atomic energy, defense, education, healthcare, infrastructure, finance, banking, taxation, the list goes on.
पीएम मोदी के इसी तस्वुर को शर्मिंदा ताबीर करने की कड़ी में राजधानी दिल्ली में विबग्योर मार्वल्स गोइंग टुगेदर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर मौजू को लेकर एक बैनुल अक़वामी वेबिनार का इनेकाद किया गया। वेबिनार में हिस्सा लेते हुए वॉपकोस भारत सरकार के साबिक सीएमडी और प्रोग्राम के मुंतजिम आर.के. गुप्ता ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के सबका साथ और सबका विकास के विजन को बामानी बनाना ही हमारा मकसद है। सरकार का विजन है, हम बिल्कुल उसके साथ हैं। मैंने 40 साल भारत सरकार के साथ काम किया और जब मैंने सुपरनेशन की तो मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ बाहर के देशों में काम करने की वजह से कि हमें सबको साथ मिल के चलना चाहिए। जो मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, उसको मैं ट्रू फॉर्म के अंदर इसको लगा रहा हूँ ताकि जो भारतीय कंपनियाँ हैं वो भी साथ में काम करें और विदेशी कंपनियाँ भी आके मिलें और वो सब मिल के अच्छे प्रोजेक्ट्स करें। आर.के. गुप्ता ने कहा कि मुल्क के सनतकारों को सही शराकतदारी तलाश करने, मुकाबला जाती फ़ायदे को फ़रोग़ देने और खुसूसियात व सलाहियतों को मुश्तरक करने में मदद करने वाले एक काबिल यकीन नेटवर्क की तामीर करने पर हमारी तवज्जो है। वेबिनार में जुनूब मशरक़ी एशिया और अफ्रीका समेत दीगर मुल्कों के बैनुल अक़वामी माहिरीन ने हिस्सा लिया। दिल्ली से ओ.पी. यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। के नवाचार से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित करने के काम भी किए हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन संजीव के साथ मैं ओ.पी. यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। और पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना वायरस के मामलात में तेज़ी से इजाफा जारी है। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 34 करोड़ 96 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 56 लाख 9 हज़ार लोगों की कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलात अमेरिका में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 7 करोड़ 17 लाख केस दर्ज हुए हैं। अमेरिका में अब तक 8 लाख 88 हज़ार से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। फिलहाल यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन की मुख्तलिफ वेरिएंट्स की वजह से केसेस में इजाफा जारी है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा 163 मिलियन मामले सामने आए हैं, जबकि बरतानिया में भी कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ 57 लाख से तजावुज़ कर गई है। दूसरी तरफ रूस में 1 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा और जर्मनी में 86 लाख 41 हज़ार से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। बरतानिया ने मॉस्को पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो यूक्रेन के बुरहान का सिफारती हल तलाश करने की जारी कोशिशों के दरमियान कैफ में रूस नवाज क़यादत को कायम करने की साजिश कर रहा है। बरतानिया ने कहा है कि यूक्रेन में कई साबिक़ सियासतदानों के रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी से रवाबित के शवाहिद मौजूद हैं और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ब्यूकन मोराइफ को मुमकिन उम्मीदवार के तौर पर समझा जा रहा है। बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रस ने एक बयान में कहा है कि क्रेमलिन की यूक्रेन में रूस नवाज क़यादत कायम करने की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फ़ौजी दरअंदाजी एक बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती होगी और रूस को इसके लिए संगीन नताइज भुगतने होंगे। लिज़ ट्रस ने कहा है कि बरतानिया यूक्रेन की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत करता है। उधर बरतानिया के दफ्तर ख़ारजा ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो यूक्रेन का गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। साथ ही अमरीका ने इस मुबैना साजिश को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल की तर्जमान एमली होरन ने वाशिंगटन में कहा कि यूक्रेन के अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करने का हक़ है और हम यूक्रेन में अपने जमहूरी तौर पर मुंतखब शराकतदारों के साथ खड़े हैं, ताकि रूस ने बरतानिया के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बरतानिया की तरफ से ये प्रोपेगेंडा नेटो अरकान की जानिब से यूक्रेन के इर्द गिर्द बढ़ती हुई कशीदगी का बहुत वाज़ेह इशारा है। रुख करते हैं अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे रात में हफ्ते के रोज़ मिनी वैन में होने वाले धमाके में 6 अफराद हलाक हो गए, जबकि हादसे में 9 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अभी तक किसी दहशतगर्द तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मकामी हुक्काम का कहना है कि मामले की तहक़ीक़ात जारी है। हिरात एम्बुलेंस के सरबराह के मुताबिक धमाके में ज़ख्मी होने वाले 3 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें सूबाई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हिरात अफगानिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, जहाँ तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार बमबारी की गई है। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की एक रोज़ा सीरीज़ पहले ही गंवा चुकी भारतीय टीम आज तीसरे मैच को जीतने के अज़्म के साथ मैदान में उतरेगी। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद मेज़बान टीम ने 3 मुकाबलों की एक रोज़ा सीरीज़ पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। ऐसे में भारतीय टीम एक रोज़ा सीरीज़ में कम से कम जीत का खाता खोलकर वापसी करना चाहेगी। पहले दोनों वनडे मैच गंवाने वाली टीम इंडिया इस मुकाबले में कुछ तब्दीली के साथ मैदान में उतर सकती है। काबिल ज़िक्र है टीम इंडिया पहले दोनों वनडे मैच गंवा चुकी है और इस मुकाबले में कुछ तब्दीलियां की जा सकती हैं।
साथ ही काबिल जिक्र ये बात भी है कि पहले दोनों मैचों में भारतीय टीम की हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। भारतीय बल्लेबाज दरमियानी ओवर में बड़ी शिराकतदारी बरकरार रखने में नाकाम रहे, जबकि जसप्रीत बुमराह को छोड़कर बाकी भारतीय गेंदबाजों ने इंतहाई मायूस कुन गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। इन दोनों मैचों में भारतीय गेंदबाज सिर्फ 7 विकेट ही ले पाए। शिखर धवन ने वापसी पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। विराट कोहली ने पहले मैच में 51 रन बनाए। इसके अलावा दोनों खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अभी तक अच्छा मुजाहरा नहीं कर सके हैं, जो भारत के लिए काफ़ी बाइसे तशवीश है। और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने युगांडा के खिलाफ 326 रन से बड़ी जीत हासिल की है। यह अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया की लगातार तीसरी जीत है और वो ग्रुप बी में सरफहरिस्त रहते हुए अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 405 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। भारत की जानिब से राजबावा ने 162 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि अंकुरेश रघुवंशी ने 144 रन बनाए। भारत के हदफ के ताक़ुब में युगांडा की टीम पहली ओवर से विकेटें गंवाती चली गई और जल्द ही पूरी टीम 19 ओवर में 4 गेंदों में 79 रन पर ही ढेर हो गई। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स में आज 2 भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगी। टॉप भारतीय खातून बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का खिताबी मुकाबले में सामना अपने ही मुल्क की मालविका बंसोड से होगा। 2 मरतबा की ओलंपिक तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु हफ्ते को फाइनल में पहुंची, जब 5वीं सीड रूसी हरीफ एजिनिया कोस्टेसिकाया को सेमीफाइनल में रिटायर्ड हर्ट का सामना करना पड़ा। सिंधु ने 13 मिनट तक जारी रहने वाले पहले गेम में 21-11 से जीत दर्ज की, लेकिन दूसरे गेम में एवजीना फिटनेस मसाइल की वजह से मैच से बाहर हो गई। दूसरी जानिब मालविका दूसरे सेमी फाइनल में भारत की अनुपमा उपाध्याय को शिकस्त देने में कामयाब रही। मालविका ने 1 घंटे 6 मिनट तक जारी रहने वाले मैच में 19-21, 21-19, 21-7 से जीत दर्ज की। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। नाजरीन, दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा जो है हम लेंगे और इसके अंदर जो हमने पहली सुर्खी ली है वो है हमारा समाज से। ये सुर्खी है मुंबई में कसीर मंजिला इमारत में आतिशज़दगी, 7 हलाक। महाराष्ट्र हुकूमत और वज़ीर आज़म ने मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया। अगली खबर जो ली है वो भी है हमारा समाज से ही, और अगली सुर्खी में जो खबर हमने ली है वो है रैलियों पर 31 जनवरी तक पाबंदी में तोसी। 5 रियासतों में सियासी पार्टियों को सिर्फ वर्चुअल तरीके से ही रैलियां करने की इजाज़त होगी, फिज़िकल रैली करने की इजाज़त फ़िलहाल नहीं दी गई है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ, और ये ली गई है इनकलाब से। अगली जो सुर्खी हमने ली है उसमें है महाराष्ट्र में बोर्ड के इम्तहान ऑफलाइन होंगे। महाराष्ट्र में बोर्ड के इम्तहान ऑफलाइन होंगे। ये थी आज के अखबारात की मुख्तसर सी सुर्खियाँ, और अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस के मरकज़ी हाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज अक़ीदत पेश किया। इसी दौरान उनके हमरा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के मरकज़ी हॉल में उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया, और इसी सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधाकर दास जी। सुधाकर, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है। सादिया, आप जानते हैं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है, और खास तौर से मौका इसलिए भी खास है कि हम उनकी जन्म जयंती की 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और आज सुबह सुबह पीएम मोदी संसद के केंद्रीय कक्ष में पहुंचे थे। वहां उन्होंने नेताजी को जाकर श्रद्धांजलि दी पराक्रम दिवस के ऊपर, और बेहद खास तरीके से हम जानते हैं कि आजादी के आंदोलन में
जो इस तरह से नेताजी का एक रोल था, जो एक बड़ी भूमिका थी, शायद कई दशकों तक उस तरह से देश ने याद नहीं किया नेताजी को, या जो एक स्टेलर भूमिका थी, जो एक स्टेट्समैन थे, वो भूमिका सबके सामने नहीं आ पाई। लेकिन हम जानते हैं कि बीते 6-7 वर्षों में जब से मोदी सरकार आई है, ना सिर्फ नेताजी की जो उनकी पूरी जीवन यात्रा रही है, बल्कि उनसे जुड़े हुए स्थलों का विकास और नेताजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को जानने का मौका मिला, उसके लिए कोशिश कर रहा है। और इसी सिलसिले में बीते साल से पीएम मोदी के आह्वान पर देश पराक्रम दिवस, नेताजी की जन्म जयंती यानी आज 23 जनवरी को मना रहा है। और निश्चित तौर पर एक आज अहम दिन है, कई अहम कार्यक्रम भी होने वाले हैं। सादिया, मैं आपको बता दूं कि इस साल ये भी तय किया गया है कि जो गणतंत्र दिवस समारोह है, जिसकी शुरुआत पहले 24 जनवरी से होती थी, अब उसकी शुरुआत आज से ही हो जाएगी, आज से ही हो चुकी है। नेताजी की जन्म जयंती यानी 23 जनवरी से ही, पराक्रम दिवस से ही उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान है और कोशिश ये है कि इन तमाम प्रयासों के जरिए नेताजी का व्यक्तित्व जो है, कृतित्व, वो ज्यादा से ज्यादा और देशवासियों को किस तरह से प्रेरणा दे सके। और निश्चित तौर पर देशवासियों की तरफ से आज संसद के केंद्रीय कक्ष में पीएम मोदी ने नेताजी को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हम तस्वीरों में लोकसभा अध्यक्ष और कई सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी देख सकते हैं। आज एक महत्वपूर्ण मौका ये भी है सादिया, हम जानते हैं कि इंडिया गेट पर नेताजी की जो एक प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाने वाली है, उसके लिए प्रधानमंत्री आज वहां इंडिया गेट पर पहुंचेंगे। और निश्चित तौर पर काफी खास मौका होगा, जब तक वो प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती है तब तक वहां उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा का, उसका अनावरण आज पीएम मोदी करने वाले हैं। तो कई अहम कार्यक्रम और सीधे तौर पर नेताजी, जिन्होंने मैं एक तरह से आजादी तुमसे मांगूंगा नहीं, आजादी तुमसे छीन कर ले लूंगा, ये जो एक तरह से नेताजी ने कहा था, नेताजी ने भारत को एक नए आत्मगौरव का जो एहसास कराया था, जिस तरह से उन्होंने आजादी के आंदोलन में लोगों को एकजुट किया था, तो एक कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से हम कह सकते हैं कि ये जो तमाम प्रयास हो रहे हैं, आज पीएम मोदी ने जो ऐलान किया है, वो एक तरह से कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से महापुरुष को एक बड़ी श्रद्धांजलि के तौर पर आप देख सकते हैं। और एक बेहद महत्वपूर्ण भारत के इतिहास के लिए, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए। सादिया जी, सुधाकर, जैसे कि आपने बताया कि एक बहुत ही कद्दावर मुजस्मा भी नस्ब किया जाएगा इंडिया गेट पर, और इससे पहले कि मुजस्मा तैयार हो, एक होलोग्राम मुजस्मा जो है वहाँ पर उसको प्रोजेक्टर के ज़रिए लगाया जाएगा, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शाम को जिसकी नकाब कुशाई करेंगे, और साल भर तक तकरीबात जारी रहने वाली है। और इस मौके पर कुछ पुरस्कार भी, आपदा प्रबंधन पुरस्कार का भी ऐलान कर सकते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, देखिए इस बार के अगर आपदा प्रबंधन पुरस्कारों की बात की जाए तो उसका भी ऐलान हो चुका है। नेताजी के जन्म जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि इस वर्ष के लिए गृह मंत्रालय ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को इंस्टीट्यूशन की श्रेणी में और प्रोफेसर विनोद शर्मा को इंडिविजुअल कैटेगरी में उनका चयन किया गया है। लेकिन आज शाम होने वाला जो अलंकरण समारोह है, हम जानते हैं कि कोविड की वजह से ये समारोह, पुरस्कार समारोह नहीं आयोजित हो पाए थे, लेकिन साल 2019, साल 2020 और साल 2021 के पुरस्कार विजेता जो है आपदा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, उनको भी पीएम मोदी सम्मानित करेंगे आज इस मौके पर। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये अलंकरण समारोह, और निश्चित तौर पर इन उपायों के जरिए नेताजी के जो प्रयास देश को आजादी दिलाने के लिए रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार कड़ी मेहनत उन्होंने की, उन्होंने अपना सर्वस्व देश के ऊपर जिस तरह से न्यौछावर कर दिया। और हम जानते हैं कि उनसे जुड़े हुए, इनके जीवन के घटनाक्रम से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कई जो क्लासिफाइड फाइल्स थे, पीएम मोदी ने आने के बाद उन फाइल्स को डीक्लासिफाई किया,
नेताजी से जुड़े हुए स्थलों को लेकर खास तौर से चाहे उनके जन्म स्थान की बात हो या उनसे जुड़े हुए अन्य स्थान जो है वहाँ किस तरह से वहाँ के बारे में लोगों को और ज्यादा जानकारी मिल सके, उन स्मृतियों को कैसे सहेजा जा सके, उसके बारे में पीएम मोदी ने प्रयास किया। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा दिन है और खास तौर से देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है उस वक्त नेताजी की 100 जयंती की 125वीं वर्षगांठ भी है और निश्चित तौर पर एक पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा दे रहे हैं नेताजी। और इन उपायों के जरिए नेताजी का व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके जो प्रेरणास्पद काम है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। जी शुक्रिया इन तफसीलात के लिए सुधाकर। जैसे कि सुधाकर दास ने हमें बताया कि पराक्रम दिवस के तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाया जा रहा है और यौम जमहूरियत तकरीबात जो हैं वो आज से ही शुरू हो गई हैं। आज शाम इंडिया गेट की तस्वीर और तारीख हमेशा के लिए बदल जाएगी क्योंकि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक कद्दावर मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। इंडिया गेट सयाहों के लिए एक बहुत ही दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज़ रहा है शुरू से ही और लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं इंडिया गेट देखने के लिए। और अब यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा एक ममनून कौम के ज़रिए। और इसी के साथ यह वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।